Assalamualaikum guys, this is me Dr. तहजीब फातिमा. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म. प्रॉपर एक लॉन्ग हम लोग प्रिपेयर करेंगे, लेकिन इसको समझने से पहले हमें थोड़ा सा आइसोमरिज्म के बारे में पता होना चाहिए कि आइसोमरिज्म क्या होता है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मोलिकुलर फार्मूला जो है वो बिल्कुल सेम होता है या फिर उनके इक्वल नंबर ऑफ लाइक एटम्स होते हैं, लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं. ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग आइसोमर्स कहते हैं और इस प्रोसेस को, इस फिनोमिनन को हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं. इफ़ वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटेन, देन वी विल सी कि ब्यूटेन का जो सा मोलिकुलर फार्मूला होता है वो C4 और H10 होता है. आप लोगों को मोलिकुलर फार्मूला ड्राइव करने आते हैं ना, CnH2n+2. इस तरह करके हम लोग मोलिकुलर फार्मूला जो है वो फाइंड करते हैं. तो ब्यूटेन का आप लोगों को पता है मोलिकुलर फार्मूला C4 और H10 होता है ब्यूटेन का. लेकिन अगर हम लोग एक आइसोब्यूटेनिक कंपाउंड देखें तो उसमें जो है उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है. ठीक है, इसमें ये एक ब्रांच निकली है. किसी भी कंपाउंड की अगर ब्रांच निकला है, एक ब्रांच आ जाए तो उसको हम लोग आइसोब्यूटेन कहते हैं. तो ये दोनों कंपाउंड्स ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जो से हैं दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं. इनके स्ट्रक्चर जो से हैं वो डिफरेंट हैं. स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं, लेकिन इनका मोलिकुलर फार्मूला सेम है. तो इस वजह से इन दो कंपाउंड्स को, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन को, हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों आइसोमर्स हैं और ये दोनों आइसोमरिज्म जो है शो करते हैं. इसी तरह एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं बेंजीन की डेरिवेटिव की. जैसे ये है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और ये है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन. इसमें भी दो एटम है क्लोरीन के और इसमें भी दो एटम है क्लोरीन के. दोनों का मोलिकुलर फार्मूला जो है वो बिल्कुल सेम है. स्ट्रक्चर फार्मूला भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि क्लोरीन एटम, सेकंड क्लोरीन एटम जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच है और इसके अंदर पैरा पोजीशन पे अटैच है. तो ये बन गया ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और ये बन गया पैरा डाइक्लोरोबेंजीन. अब ये दोनों कंपाउंड जो से हैं इनके मोलिकुलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं डिफरेंट है. क्यों? क्योंकि उनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस आ गया और स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस की वजह से इन दोनों कंपाउंड्स को हम लोग आइसोमर्स, एक दूसरे का आइसोमर्स कहते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग आइसोमरिज्म कहते हैं. नेक्स्ट, आइसोमरिज्म को हम लोग टू टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं या टू क्लासिफिकेशन है इसकी. एक होती है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और दूसरी होती है स्टीरियो आइसोमरिज्म. हमारा बेसिकली सारा का सारा टॉपिक जो है स्टीरियो आइसोमरिज्म से कंसर्न्ड है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म. लेकिन मैं आप लोगों को दो वैसी क्लासिफिकेशन बता रही हूँ कि एक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होती है, एक स्टीरियो आइसोमरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म भी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म भी कहा जाता है. अब ऐसे आइसोमर्स जिनका मोलिकुलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो तो उनको हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कहते हैं. लेकिन जब मोलिकुलर फार्मूला सेम हो लेकिन एटम्स की 3D अरेंजमेंट, स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाए तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं और ऐसी आइसोमरिज्म को हम लोग स्टीरियो आइसोमरिज्म कहते हैं. ठीक है, इसके हम लोग देखते हैं आगे स्टीरियो आइसोमरिज्म के बारे में कि स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या होता है. स्टीरियो वर्ड निकला है स्पेस से. ठीक है, स्टीरियो वर्ड स्पेस से निकला है. ऐसी आइसोमरिज्म जो कि एटम्स की डिफरेंट अरेंजमेंट्स की वजह से हो इन दी स्पेस. ठीक है, स्पेस में डिफरेंट अरेंजमेंट हो एटम्स की, उसको हम लोग स्टीरियो आइसोमरिज्म कहते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को ब्यूटेन की एग्जांपल दे रही हूँ. आइसोमरिज्म में मैंने आप लोगों को ब्यूटेन की एग्जांपल दी थी. इसमें स्टीरियो आइसोमरिज्म में मैं ब्यूटेन की एग्जांपल दे रही हूँ, डबल बॉन्ड वाले 4 कार्बन की. ठीक है, इसमें अब अगर हम लोग देखें तो इसमें जो सा है मोलिकुलर फार्मूला बिल्कुल ब्यूटीन का दोनों का सेम है, लेकिन दोनों ब्यूटीन में फ़र्क यह है कि इसमें जो सा CH3 है, एक इधर है और एक CH3 इधर है. लेकिन अगर हम लोग इस वाली ब्यूटीन की एग्जांपल देखें तो इसमें एक CH3 ऊपर है और एक CH3 नीचे है. जब दोनों फंक्शनल ग्रुप जो से हैं या फिर दो आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड पर हों तो उसको हम लोग सिस कहते हैं और दो आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑपोजिट साइड्स पर हों तो उसको हम लोग ट्रांस कहते हैं. तो ये दो टाइप्स जो से ब्यूटेन की हैं, सिस टू ब्यूटेन और ट्रांस टू ब्यूटेन. ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और चूँकि स्पेस में 3D अरेंजमेंट में इनका स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट हो रहा है, इस वजह से ऐसे आइसोमरिज्म को हम लोग स्टीरियो आइसोमरिज्म कहते हैं. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो सा है वो स्टीरियो आइसोमरिज्म की ही टाइप है. स्टीरियो आइसोमरिज्म की दो टाइप्स हैं, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और एक ऑप्टिकल आइसोमरिज्म. स्टीरियो आइसोमरिज्म एक बार मैं दोबारा बता दूं, स्टीरियो आइसोमरिज्म ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनका मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर भी सेम होता है, बट
एटम्स की 3D अरेंजमेंट थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, या स्पेस में एटम्स की अरेंजमेंट जो सी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। अब हम लोग बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को हम लोग सिस ट्रांस आइसोमर्स भी कहते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को हम लोग सिस ट्रांस आइसोमर्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो से दो आइसोमर्स होते हैं, दो कंपाउंड्स होते हैं, उनकी एक सिस फॉर्म बनती है और एक ट्रांस फॉर्म बनती है। वो किस तरह बनती है वो आगे नेक्स्ट जाके हम लोग बताएंगे। सो बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज स्टीरियो आइसोमरिज्म। Geometrical isomerism stereo isomerism है in which isomers have same molecular formula but different spatial arrangement of atoms। के मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म स्टीरियो आइसोमर्स ही हैं जिनके मोलिकुलर फार्मूला जो है सेम है, लेकिन उनके एटम्स की अरेंजमेंट स्पेस में जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट ओरिएंटेशन, डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ एटम्स इन 3D अरेंजमेंट, मतलब स्पेस में जितनी भी अरेंजमेंट है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, जिसकी वजह से उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक है, अब जो मेन पॉइंट है वो ये बात है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म रिजल्ट फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड्स अबाउट सिंगल बॉन्ड इन साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अब किन कंपाउंड्स के अंदर होती है? ऐसे कंपाउंड जो डबल बॉन्ड हो या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स में सिंगल बॉन्ड हो, उनमें अगर रोटेशन ना हो तो उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट करती है, उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है वो पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है वो एक्सप्लेन करने के लिए मैं आप लोगों के साथ एक एनालॉजी शेयर करने लगी हूँ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की, जिसमें हम लोग दो बोर्ड्स लेंगे और एक या दो नेल्स लेंगे। ठीक है, नेल्स मतलब कील। ठीक है, अब दो बोर्ड्स को अगर हम लोग एक कील के साथ जोड़ें तो उससे जो है दो बोर्ड्स जो है एक दूसरे के गिर्द रोटेट कर सकते हैं, ये इस तरह रोटेशन शो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग उन्हीं दो बोर्ड्स के अंदर दो कील लगा दें तो उससे जो है अगर हम लोग इसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो ये दो बोर्ड जो है रोटेट नहीं हो पाएंगे। तो इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि डबल बॉन्ड के गिर्द जो है वो रोटेशन जो है वो मुश्किल है, रोटेशन जो है वो नहीं हो पाती है एज़ कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को इजीली हम लोग रोटेट कर सकते हैं, लेकिन जब अगर हम लोग दो बॉन्ड्स को, डबल बॉन्ड को अगर हम लोग रोटेट करने की कोशिश करें तो वो रोटेशन के बजाय ब्रेक भी हो सकते हैं, दो टुकड़े भी उन बॉन्ड्स के हो सकते हैं। इस वजह से सिंगल बॉन्ड के गिर्द एक चीज़ के गिर्द दो चीज़ें रोटेट कर सकती हैं, लेकिन डबल बॉन्ड के गिर्द रोटेशन जो सी है वो नहीं हो पाती, वो मुश्किल होती है। अगर रोटेशन होगी तो वो बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। इस वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है डबल बॉन्ड के अंदर एग्जिस्ट करती है। अब अगर मैं बात करूँ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन अल्कीन्स की, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अल्कीन्स की अगर मैं बात करूँ तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जो कार्बन एटम्स होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, मतलब वो उनमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का बना हुआ होता है, लेकिन जो पाई बॉन्ड होता है वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स की वजह से बनता है। तो जो सा पाई बॉन्ड होता है वो दोनों मॉलिक्यूल्स को एक पोजीशन पर, ये जितने भी एटम्स उनसे अटैच होते हैं उनको एक पोजीशन पर लॉक कर देता है, जिसकी वजह से उनके गिर्द जो है रोटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, वो पॉसिबल नहीं हो पाती रोटेशन। और अगर रोटेशन होगी भी तो वो बॉन्ड को जो है वो ब्रेक कर देगा। ठीक है, दिस रिस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन अल्कीन्स। ठीक है, तो डबल बॉन्ड कंपाउंड्स जितने भी हैं या अल्कीन्स हैं उनमें रोटेशन की रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल हो जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए। अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो अगर मैं 2 ब्यूटेन लूँ, ठीक है, कंसीडर 2 ब्यूटेन इट एग्जिस्ट इन 2 स्पेशल अरेंजमेंट्स। ठीक है, अगर मैं 2 ब्यूटेन की एग्जांपल आप लोगों को दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके से होगी। ये 2 ब्यूटेन की हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। 2 ब्यूटेन में आप लोगों को पहले भी एग्जांपल दे चुकी हूँ कि डबल बॉन्ड होता है, उसमें जो से आइडेंटिकल ग्रुप्स जो से होते हैं, ये हाइड्रोजन और वो मीथेन दोनों आइडेंटिकल ग्रुप्स अगर सेम साइड पर होंगे तो उसको हम लोग सिस ब्यूटेन कहेंगे। और अगर जब दो आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पर होंगे, जैसे ये 2 हाइड्रोजन ग्रुप्स जो से हैं दोनों सिमिलर ग्रुप्स हैं, आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, लेकिन ऑपोजिट साइड पर हैं, तो इसको हम लोग ट्रांस 2 ब्यूटेन कहेंगे, ट्रांस वाली टाइप कहेंगे। ठीक है, These 2 compounds are referred to as, इन 2 compounds को हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं, एंड दे आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर बाय टर्म सिस एंड ट्रांस। और उन दोनों को सिस और ट्रांस वर्ड की हेल्प से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है,
सिस की डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो सिस आइसोमर इज वन इन विच टू सिमिलर या आइडेंटिकल ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, और ट्रांस आइसोमर्स आर दैट इन विच टू सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द डबल बॉन्ड। ऐसे आइसोमर्स को हम लोग ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं या फिर ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहते हैं। ठीक है, सिस इस वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी कहा जाता है। सो बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनका मोलिकुलर फार्मूला सेम तो होता है बट डिफर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन दिस स्पेस। जिस तरह मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी 2-ब्यूटीन की, कि 2-ब्यूटीन जो से है ऐसा कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एक सिस आइसोमर बना देता है और एक ट्रांस आइसोमर बना देता है, मतलब उसके जो से ग्रुप या डिफरेंट एटम्स होते हैं वो उनकी अरेंजमेंट जो सी है दोनों की डिफरेंट है। मतलब इसमें जो से दो ग्रुप्स हैं वो ऑन दी सेम साइड पे हैं और इसमें जो से दो ग्रुप्स हैं वो ऑन दी ऑपोजिट साइड्स हैं। तो ये इस तरह दो आइसोमर्स बना रहे हैं। दोनों कंपाउंड बिल्कुल ए लाइक हैं। ठीक है, दोनों एक जैसे कंपाउंड है, बस फ़र्क क्या है कि उसके जो से ग्रुप्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट स्पेस के अंदर अरेंज हुए हैं। ठीक है, अब बात की जाए तो मैंने जैसा आप लोगों को पहले बोला है कि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी जो सी है वो डिफरेंट हो जाती हैं। वो किस तरह डिफरेंट होती है? अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ, सिस और ट्रांस कंपाउंड्स की, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ, प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें कि इन लोगों के कंपाउंड्स तो दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, मोलिकुलर फार्मूला भी सेम है, लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। वो किस तरह? अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी ट्रांस आइसोमर्स की जो सी है वो ज़्यादा होती है। ट्रांस आइसोमर्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं। वो किस तरह? अगर मैं ट्रांस आइसोमर्स की बात करूं तो ट्रांस आइसोमर्स आर मोर स्टेबल देन दी कॉरस्पॉन्डिंग सिस आइसोमर्स। ठीक है, उसी कंपाउंड के सिस आइसोमर इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते जितना ट्रांस आइसोमर्स स्टेबल होते हैं। वो क्यों? दिस इज बिकॉज इन दी सिस आइसोमर द बल्क ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। द स्टेरिक स्ट्रेन ऑफ द डबल बॉन्ड ऑफ द ग्रुप्स मेक्स द सिस आइसोमर लेस स्टेबल देन द ट्रांस आइसोमर्स इन विच बल्की ग्रुप्स आर फार अपार्ट। कि मतलब सिस 2-ब्यूटीन जो है उसके दो बल्कि कंपाउंड्स जो हैं वो सेम साइड पर होते हैं। सेम साइड पे होने की वजह से इन दोनों के अंदर स्टेरिक स्ट्रेन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी उनकी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। वहीं पे अगर हम लोग ट्रांस कंपाउंड्स की बात करें, ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करें तो उसमें जो से बल्कि ग्रुप्स होते हैं वो ऑन दी ऑपोजिट साइड पर होते हैं। ठीक है, जो बड़े ग्रुप हैं वो ऑपोजिट साइड पर होने की वजह से उनमें कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस या फिर स्टेरिक स्ट्रेन जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ट्रांस आइसोमर्स बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिस आइसोमर्स। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग और एग्जांपल्स की बात करें, डायपोल मूवमेंट की बात करें, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों की बात करें, एसिडिटी और सॉल्युबिलिटी की बात करें सिस और ट्रांस आइसोमर्स की, तो वो यूँ है कुछ के सिस आइसोमर्स जो हैं वो यूजुअली पोलर होते हैं। ठीक है, लेकिन जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं उनमें डायपोल नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो उनसे ट्रांस आइसोमर्स होते हैं वो सिमेट्रिकल कंपाउंड होते हैं, मतलब जो ए लाइक ग्रुप्स होते हैं वो ऑन दी ऑपोजिट साइड होते हैं, इस वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इस वजह से डायपोल मूवमेंट जो सी है वो ट्रांस के अंदर नहीं होती, या ट्रांस मॉलिक्यूल जो सा है, ट्रांस आइसोमर जो सा है वो डायपोल नहीं होता, लेकिन सिस आइसोमर जो सा है वो पोलर कंपाउंड होता है। इसी तरह आगे हम लोग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें तो सिस आइसोमर्स के मेल्टिंग पॉइंट तो लोअर होते हैं लेकिन उनका बॉइलिंग पॉइंट जो सा हाई होता है, जबकि ट्रांस आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट जो सा है वो हाई होता है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट जो सा उनका लो होता है। एसिडिटी और सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सिस आइसोमर्स जो से होते हैं वो ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं इनर्ट सॉल्वेंट्स के अंदर, और उनकी एसिडिक पावर भी जो सी है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रांस आइसोमर्स। लेकिन जो ट्रांस आइसोमर्स हैं उनकी एसिडिटी भी कम होती है और उनकी सॉल्युबिलिटी भी जो सी है वो कम होती है। तो इसी तरह दोनों कंपाउंड्स मतलब सिस और ट्रांस मतलब दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो से हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो सी हैं वो डिफरेंट होती हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होता है। अब हम लोग बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट कंडीशन की फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशंस भी हैं। वो ये है कि जितने भी अल्कीन्स हैं, जितने भी सारे डबल बॉन्ड्स हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। वो इस वजह से क्योंकि बहुत से अल्कीन ऐसे भी हैं जिनके डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ आइडेंटिकल ग्रुप्स अटैच होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स अटैच नहीं होते। जब आइडेंटिकल ग्रुप्स दो अटैच होंगे डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे। ठीक है, हम बात कर लेते हैं ऑल अल्कीन्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज पॉसिबल ओनली व्हेन ईच डबल बॉन्ड कार्बन एटम इज अटैच्ड टू टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। ठीक है,
कि जब डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन जो से हैं डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच हों तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट करती है। जैसे मैंने आप लोगों को 2 ब्यूटेन की एग्जांपल दी थी कि 2 ब्यूटेन के अंदर दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन जो से हैं 2 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच हैं। ये मीथेन ग्रुप है, ये हाइड्रोजन ग्रुप है। इसी तरह ये वाला जो सा कार्बन है डबल बॉन्ड वाला वो एक मीथेन के साथ अटैच है, एक हाइड्रोजन के साथ अटैच है। 2 डिफरेंट ग्रुप्स जो से हैं वो एक कार्बन के साथ अटैच होना जो से एक नेसेसरी कंडीशन है। लेकिन बहुत से अल्कीन्स ऐसे हैं जिसमें कार्बन एटम के साथ एलाइक ग्रुप्स अटैच होते हैं। अगर हम लोग एग्जांपल लें प्रोपीन की अगर मैं एग्जांपल दूँ तो इसमें जो सा डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसके साथ 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स जो से हैं वो अटैच हैं। ये दोनों आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, एक जैसे ग्रुप्स हैं। तो एक जैसे ग्रुप्स जब एक कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ अटैच होंगे तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेंगे, ठीक है। तो प्रोपीन बेसिकली एक ही कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, इसका कोई आइसोमर नहीं, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं बनता क्योंकि इसके साथ 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स अटैच हैं। वहीं पे मैंने आप लोगों को 2 ब्यूटीन की एग्जांपल दी थी कि 2 ब्यूटीन के दोनों कार्बन्स के साथ, दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन्स के साथ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। तो इसका मतलब ये आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो सा वो शो करेगा। तो आप लोगों को समझ आ गई कि की सारी अल्कीन्स जो सी हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं देती, सिर्फ वही अल्कीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे जिन डबल बॉन्ड कार्बन्स के साथ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हों, ठीक है। ये नेसेसरी कंडीशन है कि 2 कार्बन्स के साथ जो से हैं दोनों ग्रुप्स जो से हैं, ये 2 ग्रुप्स जो से हैं डिफरेंट अटैच होंगे तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म सिस और ट्रांस कंपाउंड्स बनेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड्स के साइक्लिक कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या है और इसके एग्जांपल क्या है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज आल्सो पॉसिबल इन साइक्लिक कंपाउंड्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर भी पॉसिबल है, साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर भी एग्जिस्ट करती है। 2 साइक्लिक कंपाउंड्स विच कंटेन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। देयर कैन बी नो रोटेशन अबाउट कार्बन सिंगल बॉन्ड्स फॉर्मिंग अ रिंग बिकॉज रोटेशन वुड ब्रेक द बॉन्ड्स एंड ब्रेक द रिंग। कार्बन सिंगल बॉन्ड वाली रिंग्स के अंदर जो सा है रोटेशन एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि अगर रोटेशन उसमें एग्जिस्ट करेगी तो वो कार्बन सिंगल बॉन्ड जो साइक्लिक कंपाउंड के अंदर होता है उसको ब्रेक कर देती है, उसको तोड़ देती है। इस वजह से रोटेशन नहीं होती है, रोटेशन ना होने की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट करती है साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल 1,2 डायमिथाइल क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। 1,2 डायमिथाइल क्लोरोप्रोपेन 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। एक को हम लोग सिस फॉर्म कहते हैं और एक को हम लोग ट्रांस फॉर्म कहते हैं। मतलब सिस 1,2 डायमिथाइल क्लोरोप्रोपेन और ट्रांस 1,2 डायमिथाइल क्लोरोप्रोपेन। सिस में क्या होता है कि दोनों आइडेंटिकल ग्रुप्स जो से होते हैं वो ऑन दी सेम साइड होता है, मतलब दोनों जो से हैं अपर साइड पे हैं, और ये 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स हाइड्रोजन जो से दोनों लोअर साइड पे हैं, तो इट मीन्स इट इज़ अ सिस फॉर्म। वहीं पे अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म की बात करें तो 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स मीथेन दोनों जो से ऑन दी ऑपोजिट साइड्स हैं, एक अपर साइड पे है और एक लोअर साइड पे है। अगर हम लोग हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन भी एक लोअर साइड पे और एक अपर साइड पे, तो इट मीन्स ये दोनों जो से हैं इस फॉर्म में ये होता है कि 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स जो से ऑपोजिट साइड पर होते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल है 1,2 डायमिथाइल क्लोरोप्रोपेन। जिस तरह डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए कंडीशन होती है, रिक्वायरमेंट होती है और एक्सेप्शन होती है, इसी तरह साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म करवाने के लिए हमें कुछ कंडीशन और रिक्वायरमेंट्स या एक्सेप्शन का ख्याल रखना पड़ता है। पढ़ते हैं अब हम लोग वो इंपॉर्टेंट कंडीशन कौन सी है साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को करवाने के लिए। आ रिक्वायरमेंट फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड्स इज दैट देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 अदर ग्रुप्स बिसाइड हाइड्रोजन ऑन द रिंग। के रिंग के अंदर हाइड्रोजन के अलावा भी कम से कम वो अलग ग्रुप्स होने चाहिए, एंड दीज मस्ट बी ऑन डिफरेंट रिंग कार्बन एटम्स। और वो जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं हाइड्रोजन के अलावा जो उनसे ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ कनेक्टेड होने चाहिए या डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ अटैच होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर 1,1 डायमिथाइल क्लोरोप्रोपेन। फॉर उसमें हम लोगों ने एग्जांपल ली थी 1,2 डायमिथाइल क्लोरोप्रोपेन की, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म उसमें एग्जिस्ट करती है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बात करें 1,1 डायमिथाइल क्लोरोप्रोपेन की तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट नहीं करती। क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि इसमें जो से दोनों मिथाइल ग्रुप हैं CH3 दोनों मिथाइल ग्रुप जो से हैं वो कार्बन 1 के साथ अटैच हैं, ठीक है। कार्बन 1 एक ही कार्बन के साथ 2 सिमिलर ग्रुप्स अटैच हैं, तो इससे फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट नहीं करती। दोनों
आइडेंटिकल ग्रुप्स जो से हैं वो डिफरेंट कार्बन्स पे एग्जिस्ट करने चाहिए और हाइड्रोजन के अलावा भी कम से कम 2 ग्रुप्स एग्जिस्ट करने चाहिए। तो ये वाली जो सी कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस, रिक्वायरमेंट्स या एक्सेप्शन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के रिलेटेड हैं। तो यहाँ तक आज आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।